हेलो गाइस। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूजिंग कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ये जो मैंने सी प्लस लिखा है इसका मतलब कार्बोकैटायन है और इंटरमीडिएट के लिए INT लिखा है। तो सबसे पहले हमें नाम से क्या क्या डिटेल्स पता चल रही है इस मैकेनिज्म के बारे में। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब ये है कि अटैक बाय इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। तो जो फर्स्ट अटैक होगी बाय इलेक्ट्रोफाइल। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि एक ग्रुप को हम लोग एक्सचेंज करेंगे दूसरे ग्रुप में। मतलब यहाँ पे बेसिकली एक्सचेंज होगी ग्रुप्स की। ठीक है। एक एक्सचेंज हम लोग देखते हैं ग्रुप्स की। और इसके केस में जो इंटरमीडिएट बनती है वो एक कार्बोकैटायन होती है। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि ये बेसिकली कैसे होती है। सब्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बात करें, अगर इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म से करवानी है तो उसमें जो इंटरमीडिएट होती है उसमें फ्री रेडिकल भी होती है और कार्बोकैटायन भी होता है। फ्री रेडिकल के केस में एक अलग से वीडियो में पब्लिश करूँगा, आप उसमें देख लीजिएगा। इस वाले वीडियो में हम लोग से कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जिसमें इन्वॉल्व हो रही है उसी रिएक्शंस की हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली हम लोग अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस की बातें करें तो हमें ये रिएक्शन जो है दो जगह देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ इसकी तो वो दोनों जगह होती है। एक होती है एल्केन्स में और दूसरी होती है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स में भी हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, एल्केन्स में भी यही चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन एल्केन्स के केस में फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट होती है और बेंजीन के केस में या फिर उसके डेरिवेटिव्स के केस में ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बेसिकली रिएक्शन मैकेनिज्म में कैसे होती है। रिएक्शन मैकेनिज्म। अच्छा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम एक बेंजीन की मॉलिक्यूल लेते हैं। बेंजीन की एक हम लोग मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है। अब इस पे जब एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर प्लेन है, मॉलिक्यूलर प्लेन के ऊपर और नीचे पाई बॉन्ड्स हैं। ऊपर और नीचे पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है जो कि कंटिन्यूसली कंजुगेशन में है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, उसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि यहाँ से एक पाई बॉन्ड टूट के चला जाएगा इलेक्ट्रोफाइल के पास। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, अब एक ऐसी कंपाउंड प्रोड्यूस होगी जो कि क्या है, जो कि जिसके साथ एक इलेक्ट्रोफाइल लग चुका है और दूसरा कार्बन एक होगा जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होगी, ये जो कार्बोकैटायन बनी ये क्या होगा, ये कंजुगेशन में है ये दोनों पाई बॉन्ड्स के साथ। तो कंजुगेशन में होने के कारण क्या होगी, थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिलेगी बिकॉज ऑफ क्या होगा, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन मिलेगी और ये आपके पास में क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। फिर क्या होगा, फिर बेसिकली जो प्रोसेस होती है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होती है, दूसरे कलर से दिखाता हूँ। यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये हाइड्रोजन क्या होता है, ये नीचे गिर जाता है ऐसे करके, इसका बॉन्ड नीचे गिर जाएगा और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोटॉन। ठीक है, -H+। तो फिर से आपकी एरोमेटिसिटी आ गई इसमें और यहाँ पे ई लग गया। तो हमने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ने किसको एक्सचेंज किया, इसने हाइड्रोजन को एक्सचेंज कर लिया। तो हाइड्रोजन जो कि पहले बेंजीन में था उसके जगह इलेक्ट्रोफाइल आ गया, इसलिए हमने इसको क्या कहा, सब्स्टिट्यूशन कहा। और सिंस इनिशियल अटैक इलेक्ट्रोफाइल ने किया था तो हमने इसको इलेक्ट्रोफिलिक कह दिया। ठीक है। अब बात यह है कि यहाँ पे RDS कौन है। RDS की अगर हम लोग बात करें, स्लो स्टेप कौन सा होगा, पहला स्टेप स्लो स्टेप होगा। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो है पहले स्टेप में बेंजीन की एरोमेटिसिटी ब्रेक हो रही है। एरोमेटिसिटी बेंजीन की स्टेबिलिटी का बहुत मेजर फैक्टर है। तो कोई भी मॉलिक्यूल
अपने स्टेबिलिटी फैक्टर को ब्रेक करने में रेजिस्ट करती है, मतलब वो मॉलिक्यूल कभी नहीं चाहेगा कि उसका जो स्टेबलाइजिंग फैक्टर है वो रिमूव हो जाए या फिर रिड्यूस हो जाए। तो बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी ही उसकी स्टेबिलिटी फैक्टर है। और इलेक्ट्रोफाइल जैसे इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट में एरोमेटिसिटी नहीं है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो इंटरमीडिएट है वो अनस्टेबल है या फिर लेस स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू बेंजीन। तो यहाँ पे जो है इसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो हमेशा केमिकल रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन अगर ऐसा होगा जिसमें मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी लेस हो रही हो, तो वो हमेशा एक स्लो स्टेप होता है, या फिर इसको हम लोग RDS लिख सकते हैं, ये स्लो स्टेप होगी। ठीक है। ऊपर से अगर हम लोग देखें कि ये आपकी फास्ट स्टेप हो जाएगी, क्योंकि फाइनली जो मॉलिक्यूल बन रही है उसमें एरोमेटिसिटी गेन हो रही है। यहाँ पे एरोमेटिसिटी नहीं थी, इंटरमीडिएट में एरोमेटिसिटी नहीं है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में आपकी एरोमेटिसिटी है। तो वो चाहेगा कि तो क्या होगा, ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू द इंटरमीडिएट, तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने देखने की है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग इसका एक एनर्जी डायग्राम देख लेते हैं। एनर्जी डायग्राम की अगर मैं बात करूं, तो ये हो गया वाई एक्सिस। यहाँ पे मैं लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये 2 स्टेप प्रोसेस है और यहाँ पे एक इंटरमीडिएट हो रही है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट 2 होंगे, 2 ट्रांजिशन स्टेट होंगे और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। और ओवरऑल ये रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें, ये रिएक्शन ओवरऑल एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल होगी वो रिएक्टेंट से लेस होगी, तभी जाके एक्सोथर्मिक रिएक्शन पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल ऐसे नहीं होता। ऊपर से अगर हम लोग RDS की बात करें, मतलब पहला पीक क्या होना चाहिए, पहला पीक का जो एक्टिवेशन होना चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी, पहला स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी हायर होगा एज़ कम्पेयर टू सेकेंड स्टेप, क्योंकि पहला स्टेप स्लो है, सेकेंड स्टेप फास्ट है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है, रिएक्शन रेट उतनी कम होती है, उतनी स्लो होती है रिएक्शन। तो चलिए एक बार देखते हैं इसका कैसा होगा। अगर ये मैं अपना रिएक्टेंट समझूं, तो ये इंटरमीडिएट बना, ये बन गया प्रोडक्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली कार्बोकेटन में बनाऊँ, यहाँ पे मेरा ये कार्बोकेटन इंटरमीडिएट है, ये मेरा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अच्छा, उसके बाद में अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूँ, एक्टिवेशन एनर्जी की मैं अगर बात करूँगा, तो मैं कहूँगा ये और इसके बीच में ये वाला जो गैप है, ये आपका हो जाएगा E1, इसको ले लीजिए, ये एक्टिवेशन एनर्जी 1, और ये हो जाएगा E2। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं कि E1 इज़ ग्रेटर दैन E2, E1 इज़ ग्रेटर दैन E2, देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूँ कि R2 ग्रेटर दैन R1, ये तो कह सकता हूँ। R2 का मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेप, इसका मैं अगर रेट को R2 पकड़ लूँ, इसका रेट अगर मैं R1 पकड़ लूँ, तो R1 के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो उसकी एनर्जी उसकी रेट क्या हो जाएगी, स्लो। R2 की जो है एक्टिवेशन एनर्जी लेस है, तो वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये बेसिकली RDS स्टेप है और ये आपका फास्ट स्टेप है। ठीक है, ऐसे आप लोग ये गेस कर लीजिएगा। अच्छा, तो आप इसके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं। इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, इस रिएक्शन की जनरल प्रॉपर्टीज़ की मैं अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहली बात कि टू स्टेप प्रोसेस है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप RDS होती है, फर्स्ट स्टेप इज RDS, सेकेंड इज फास्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप इज फास्ट। अच्छा, RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, होप आपको पता होगा, अगर आपको पता नहीं है तो मैं लिख लूँगा यहाँ पे। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, RDS जो होती है, RDS का मतलब होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है,
इसको आप ध्यान में रखिएगा कि ये होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये है जनरल स्कीम ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये तो हमने रिएक्शन मैकेनिज्म लिखा उसके लिए कि जब बेंजीन में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट पहले से मौजूद नहीं है। लेकिन क्या ये सेम चीज़ें, सेम रूल्स फॉलो होंगी अगर बेंजीन में पहले से ही अगर कुछ प्रेजेंट है, पहले से ही अगर हमने कुछ ग्रुप लगा रखे हैं, तो क्या सेम चीज़ें होगा? चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट में। इसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या बेंजीन में इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म्स। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेसिकली एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर की कॉन्सेप्ट यहाँ पे आती है। तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें जान के रखनी है। सबसे पहले एक बात देखिए कि अगर बेंजीन में कोई ऐसा ग्रुप अगर प्रेजेंट हो, इसको ए ले लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसा ग्रुप, कोई ग्रुप प्रेजेंट हो जो कि प्लस आई या फिर प्लस आर इफेक्ट शो करता है, तो वो क्या करेगा, वो बेंजीन रिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको इंक्रीज कर देगा। तो उस ग्रुप को हम लोग एक्टिवेटर कहते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इफ़ ए शोज प्लस आर प्लस आई या फिर हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे एक्टिवेटर, ठीक है। अगर ए शोज ठीक उसके उलट अगर दिखा दे माइनस आर माइनस आई, देन इसको हम लोग डीएक्टिवेटर कहेंगे, ठीक है, डीएक्टिवेटर। हमने एक्टिवेटर क्यों कहा? क्योंकि सिंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, ज़्यादा जल्दी अटैक कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है। और अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन को पुल कर पाएगा वहाँ से, बेंजीन रिंग से ज़्यादा इजीली वो इलेक्ट्रॉन को पुल कर पाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो उस केस में रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए हम लोग उसको एक्टिवेटर कहते हैं। लेकिन अगर डीएक्टिवेटर लगा दिया जाए, डीएक्टिवेटर क्या करता है, वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को रिड्यूस कर देगा। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जैसे रिड्यूस हो जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन को पुल नहीं कर सकता फ्रॉम बेंजीन रिंग। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या होगी कि जो रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगी, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, फॉल करेगी उसकी, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, तो एक्टिवेटर से ही, इससे ही एक रिलेटेड ग्रुप है, एक टर्म है कि हम लोग इसको कहते हैं ऑर्थोपैरा डिटेक्टर। ऑर्थोपैरा डिटेक्टर ये हम लोग उसको कहते हैं जो कि प्लस आर इफेक्ट्स, जो कि प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। जो ग्रुप प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं उसको हम लोग ऑर्थोपैरा डिटेक्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि रेजोनेंस जब होगा, जब आप इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, फॉर एग्जांपल एक हम लोग प्लस आर इफेक्ट वाला एक ग्रुप ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला अगर लग जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपने फेनॉल ले रखा है, तो फेनॉल के केस में आप जो OH देते हो, इसका अगर आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करोगे तो फिर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होगी, तो आपको पता चलेगा कि जो फेनॉल का है, फेनॉल का जो अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो देखिए उस पर एक बार तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे एक बार नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जो कि ये तो ऑर्थो पोजीशन है। और क्या हो जाएगा, ये अगर जाए ऐसे भी अगर मूव करें तो ये पैरा तक भी जा सकता है, ये जो है पैरा तक भी मूव कर सकता है। तो हमें पता चला कि ये बेसिकली ऑर्थो है, ये जो पोजीशन है ये तो ऑर्थो होती है, ये और ये इन दोनों पोजीशन पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो चुकी है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो इलेक्ट्रोफाइल को अगर कोई एक कार्बन पे अटैक करना होगा तो वो प्रिफरेबली इन दोनों कार्बन पे ही अटैक करेगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना या फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करना ईजी होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये तो ऑर्थो पे आ गई और ये पैरा पे आ गई, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको कोई एक इलेक्ट्रोफाइल दें, जैसे कि ये OH लगा है और इसको अगर हमने कोई इलेक्ट्रोफाइल दिया तो ये कहाँ लग जाएगा, ये लग जाएगा आइदर ये ऑर्थो पे लगाएगा खुद को या फिर ये पैरा पे लगा देगा, ये फिर ये पैरा पे लग जाएगा,
ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऑर्थो पे लग सकता है, पैरा में भी लग सकता है, तो इसको हम लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कहते हैं। अच्छा, इसके उलट अगर माइनस आर इफेक्ट शो करे, माइनस आर इफेक्ट अगर शो करे तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अगर पुल करेगा तो सबसे ज़्यादा कहाँ से पुल करेगा, ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो एंड पैरा हो जाएगा मोस्ट डीएक्टिवेटेड, ठीक है, मोस्ट डीएक्टिवेटेड। सो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, अटैक ऑन मेटा, ठीक है, मेटा पोजीशन पे वो अटैक करेगा, क्योंकि मेटा पे तो रेजोनेंस तो काम नहीं करता। वहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस करोगे, एक ही पॉसिबल कंडीशन है, दैट इज़ बाय इंडक्टिव इफेक्ट। और अगर इंडक्टिव इफेक्ट अगर हम लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम लोग रेजोनेंस से ही इसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पे कोई नाइट्रो ग्रुप लगा दिया हो, नाइट्रो ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटेड होती है, इस पर अगर हम लोग इलेक्ट्रोफाइल दें तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे तो नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है, तो ये चला जाएगा मेटा पोजीशन पे, यहाँ पे लग जाएगा। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो मेटा पे लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, दूसरी चीज़, इफ़ बोथ ऑर्थो एंड पैरा आर अवेलेबल, ऑर्थो एंड पैरा आर अवेलेबल for electrophile, prefer para over ortho provided that hydrogen bonding is absent, इसको ही आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्थो और पैरा अगर दोनों अवेलेबल हैं, इसका ही एग्जांपल ले लो, ऑर्थो और पैरा अगर दोनों अवेलेबल हैं तो आप हमेशा पैरा को चूज़ करोगे। क्यों ऐसे होता है, क्योंकि ऑर्थो पे जैसे आप चूज़ करोगे तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा आ जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस आने से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी लेस हो जाएगी, तो हमेशा हम लोग मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ही हम लोग चूज़ करेंगे, दैट इज़ पैरा। अच्छा, फिर मैंने ये कंडीशन भी बहुत जो लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने नाइट्रोफेनॉल के बारे में पढ़ा होगा तो हम लोग कहते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और पैरानाइट्रोफेनॉल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में क्या होते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर होती है। तो आप कभी भी अगर नाइट्रेशन करवाते हो फेनॉल की तो वहाँ पे जो होती है कि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल की भी सिग्निफिकेंट अमाउंट प्रोड्यूस होता है पैरानाइट्रोफेनॉल के साथ साथ, क्योंकि पैरानाइट्रोफेनॉल में स्टेरिक हिंड्रेंस तो लेस है, लेकिन ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है जो कि एक एक्स्ट्रा स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। तो वहाँ पे दोनों की जो ईल्ड होती है, दोनों की ईल्ड ऑलमोस्ट 50-50 टाइप की ईल्ड होती है, ठीक है। नहीं तो अगर जनरली कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हो तो वहाँ पे पैरा प्रोडक्ट तो सबसे ज़्यादा आता है, ऑर्थो प्रोडक्ट तो या फिर ट्रेस में आएगा या फिर वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्टैंडर्ड एग्जांपल्स, इसके अगर एक्टिवेटर की अगर हम लोग बात करें तो एक्टिवेटर में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जैसे कि वीक एक्टिवेटर, वीक एक्टिवेटर, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, मॉडरेट एक्टिवेटर, बहुत सारे होती है, लेकिन मैं उनकी डिस्कशन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनका डिस्कशन अगर करने लग जाऊँगा तो फिर ये लेक्चर कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर से ये जो है वो सब रेजोनेंस के साथ लिंक्ड है, तो जीओसी के समय में ये सब बताया जाएगा, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि बेसिकली क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बेंजीन के केस में ये सब हम देखा करते हैं बेंजीन के केस में, ठीक है। जैसे कि कुछ बेसिक रिएक्शन में अगर बात करूं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे क्लोरीन FeCl3, तो इस केस में क्लोरोबेंजीन बनता है। फिर हम लोग देखते हैं कि H2SO7 ओलियम, जिसको हम लोग कहते हैं ओलियम, या फिर इसको हम लोग कहते हैं
फ्यूमिंग H2SO4, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हो जाएगा सल्फोनिक एसिड। अच्छा, उसके बाद में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर हम लोग दें तो इसको हम लोग नाइट्रेशन कहते हैं, बेंजीन की नाइट्रेशन होती है। उसके बाद में इसको हम लोग कहते हैं फ्रीडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन। आपने नाम तो सुना ही होगा, बहुत फेमस रिएक्शन है। फिर दूसरा एक रिएक्शन है CH3COCl AlCl3, इसको हम लोग फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये सब वेरियस टाइप के रिएक्शन है। मैं आपको सिर्फ थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। रिएक्शन मैकेनिज्म सेम ही रहेगा, हमें सिर्फ यहाँ पे जान के रखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली कौन कौन है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग उठाते हैं, कौन सा एग्जाम्पल उठाएं, इसके केस में, क्लोरीन के केस में। देखो चलो इसको 1 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो हम लोग 5 केस डिस्कस करेंगे। पहला केस अगर हम लोग लें, पहले के केस में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लोरीन FeCl3 क्या होता है कि वो एक बेसिकली लुईस एसिड होता है। क्या होता है वो लुईस एसिड होता है। ठीक है, उसके पास में d ऑर्बिटल है और क्लोरीन के पास में लोन पेयर है। तो वो क्या करेगा, क्लोरीन का लोन पेयर को अपने d ऑर्बिटल में एकोमोडेट कर सकता है, तभी उसको लुईस एसिड कहते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। अब तो ठीक है, चलिए करवाते हैं। क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये उसके 3 लोन पेयर, इसने एक लोन पेयर को आयरन को दे दिया। तो क्या हुआ, अभी क्लोरीन इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, आयरन के ऊपर नेगेटिव आ गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक कर जाएगा मॉलिक्यूल, तो क्लोरीन प्लस FeCl4 माइनस, तो ये आपका बना इलेक्ट्रोफाइल। अब ये फर्दर अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर, बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, सेकंड हम लोग लेते हैं सल्फोनेशन। जब हम लोग करते हैं सल्फोनेशन में क्या होती है कि सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग जो लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, उसके अगर आप स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे, ये स्ट्रक्चर उसकी कैसे होती है, ऐसे होती है, 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होते हैं और 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप होते हैं। अच्छा, जब ऐसे 2 मॉलिक्यूल आपस में आएंगे तो यहाँ पे क्या होती है, सेल्फ प्रोटोनेशन होती है। यहाँ पे बेसिकली जो होती है प्रोसेस, उसको सेल्फ प्रोटोनेशन कहते हैं। ठीक है, सेल्फ प्रोटोनेशन होती है। कैसे होती है, ये एक मॉलिक्यूल, अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल ए की बात करें, ए और बी, ए एक्ट करेगा एसिड की तरह और बी को वो अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सल्फर के पास भी, सल्फर तो एक 3rd पीरियड के एलिमेंट है, तो उसके पास भी d ऑर्बिटल होगी, तो वो भी एक लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा कि चलिए, इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, इसका अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए, OH फिर OH पॉजिटिव आ गया। अब हो जाएगा ये, अगर हम लोग बात करें तो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए, ये जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर ऐसे दे सकता है। अभी देने के बाद ये यहाँ से खुल जाएगा, तो यहाँ पे बेसिकली जो प्रोडक्ट आएगी, सल्फर, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, प्लस ये कुछ एक आएगा जो कि हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब क्या होगा, ये प्रोटॉन यहाँ से चला जाएगा, तो आपके पास में बना सल्फर ट्राइऑक्साइड, यही आपकी इलेक्ट्रोफाइल है। आपको ध्यान में रखना है कि सल्फोनेशन के केस में सल्फर ट्राइऑक्साइड ओनली न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है।
तो फिर इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्यों काम कर रहा है? क्योंकि सल्फर के पास तो लोन पेयर डी ऑर्बिटल है, तो वो वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अच्छा, उसके बाद में हम लोग चलते हैं नाइट्रेशन के केस में। नाइट्रेशन के केस में क्या हुआ था? अगर हम लोग बात करेंगे नाइट्रेशन की, तो हमने वहाँ पे यूज़ किया था नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड थे और हीटेड, मतलब उसको हाई टेम्परेचर में भी रिएक्शन को करवाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि HNO3 और H2SO4 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे होती है बेसिकली NO2+, ये इलेक्ट्रोफाइल होती है जो कि प्रोड्यूस होती है। कैसे प्रोड्यूस होती है? यहाँ पे ये जो नाइट्रिक एसिड है ये काम करती है बेस की, और सल्फ्यूरिक एसिड काम करता है एसिड की। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? नाइट्रिक एसिड का एक प्रोटॉन वो एक्सेप्ट करता है। नाइट्रिक एसिड का प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता है? नाइट्रिक एसिड बन जाता है NO2+, ऐसा एक आयन का रूप वो ले लेता है। तो यही बेसिकली होती है नाइट्रेशन के केस में। इसके अगर आप डिटेल में देखने चाहो तो ये बेसिकली कुछ ऐसा होता है, N+O- डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH होता है, हम सबको पता है। अब इसका जब प्रोटोनेशन होगा तब क्या होता है? बेसिकली H+ अगर हम लोग दें तो वो इसका ऑक्सीजन को लोन पेयर को ले लिया, तो ये बन गया N+O- डबल बॉन्ड O OH2+। अब क्या होगा? ये जैसे नीचे आएगा ये चला गया ऐसे, तो यहाँ पे बेसिकली बचा N+ डबल बॉन्ड O, ये तो NO2+ हुआ। तो वही इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है और वही नाइट्रेशन को अंजाम देगा। फोर्थ रिएक्शन था फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन की अगर हम लोग बात करें, फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, यहाँ पे लुईस एसिड का काम आता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था CH3Cl, और यहाँ पे हमने लिया था AlCl3। AlCl3 एक लुईस एसिड है क्योंकि एल्युमिनियम के पास में डी ऑर्बिटल है, जहाँ पे वो क्लोरीन के एक लोन पेयर को एकोमोडेट कर सकता है, तो वो करता भी है वही। तो क्लोरीन ने अपना एक लोन पेयर डोनेट कर दिया, तो वो क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव आ गया, AlCl3 उसके ऊपर नेगेटिव आ गया। अब ये बॉन्ड टूटा तो ये क्या हो जाएगा? CH3 पॉजिटिव आ जाएगा और AlCl4 माइनस आ जाएगा। तो ये बेसिकली हो गई। तो ये फर्दर जाके अटैक करेगी, तो ये आपकी बन जाएगी इलेक्ट्रोफाइल और यही बेंजीन के ऊपर अटैक करेगी। पांचवें रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम लोग एक एसिड क्लोराइड लेते हैं, फिर उसके साथ LCl3, सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, ये जाएगा इसके साथ, फिर क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, LCl3 के ऊपर माइनस आएगा, फिर ये टूटेगा यहाँ से, फिर क्या होना है? फिर CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा? इसका रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होने के बाद CH3 C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसी को हम लोग एसाइलियम आयन कहते हैं। इसको हम लोग एसाइलियम आयन कहते हैं। इसकी जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो टर्शरी ब्यूटाइल के कंपेरेबल हो जाती है, मतलब टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन के कंपेरेबल एसाइलियम आयन की स्टेबिलिटी होती है। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। रीज़न ये है कि अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखो कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। सभी कार्बन जितने एटम दिख रहे हैं सभी एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे देखो सिर्फ ये ऑक्सीजन और इस कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन ये जो कार्बन है पॉजिटिव चार्ज वाला उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि एसाइलियम आयन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसके थ्रू क्या हुआ कि जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो यही फिर आपकी इलेक्ट्रोफाइल बनी।
तो ये इलेक्ट्रोफाइल जाके बेंजीन के ऊपर अटैक करेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्विंग कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, जो कि हमने बेंजीन में बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो आप लाइक बटन को लाइक बटन को क्लिक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस होंगी आपको सबसे पहले पता चले उसके बारे में। वीडियो को आपको कैसा लगा उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कोई अगर आपके ऐसे टॉपिक्स है जिसमें डाउट है या फिर कुछ आप नए सजेशन देना चाहते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट अगर करवाना है, तो आप उसके लिए भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग एंड स्टे ट्यून्ड।